शक कुषाण काल में भवन निर्माण की संरचना में विशेष प्रगति हुई। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर खुदाई में निर्माण की कई परतें मिली हैं। कहीं कहीं ये आधे दर्जन से भी अधिक है। इनमें हमें फर्श बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है और छत बनाने के लिए खपरों या मिट्टी की पकी हुई टाइलों का प्रयोग मिलता है। हालांकि बाहर से टाइलों का उपयोग नहीं किया गया। इस अवधि में ईंट की दीवारों और कुओं का निर्माण भी किया गया। इस काल में विशिष्ट लाल बर्तन मिलते हैं जो सादा और पॉलिश किए हुए होते थे। वह सामान्य और अच्छी बनावट की भी होती थी। इन विशिष्ट बर्तनों में छिड़काव करने वाले टोंटीदार और फुहारे वाले बर्तन भी हैं। ये हमें इसी काल में मध्य एशिया की कुषाण काल की परतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म लाल बर्तनों के ही जैसे दिखते हैं। मिट्टी के लाल बर्तन बनाने की तकनीक मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित थी और कुषाण साम्राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित फरगाना जैसी जगहों में भी पाई जाती थी। घुड़सवार सेना। शक और कुषाण ने भारतीय संस्कृति में नए संदर्भ जोड़े और उन्हें बेहद समृद्ध किया। वे पूरी तरह से भारत में बस गए और यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। चूँकि उनकी अपनी कोई लिपि या लिखित भाषा और कोई संगठित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के इन घटकों को अपना लिया और भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की और बड़े पैमाने पर घोड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगाम और काठी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया, जो दूसरी और तीसरी शताब्दी की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। शक और कुषाण उत्कृष्ट घुड़सवार थे। अफगानिस्तान के बेग्राम में हुई खोज से प्राप्त कुषाण काल की घुड़सवारों की मिट्टी की मूर्तियों से घुड़सवारी के लिए उनके जुनून का पता चलता है। इन विदेशी घुड़सवारों में कुछ बख्तरबंद हथियारों से पूरी तरह लैस थे और भाले एवं बर्छी से युद्ध करते थे। मुमकिन है कि उन्होंने रस्सी से बने कुछ रकाबों का भी इस्तेमाल किया, जो उनकी घुड़सवारी में सहायक हुआ और आवागमन भी आसान हो गया। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, अंगरखा, पतलून और भारी लंबी कोट की शुरुआत की। आज भी अफ़गानी और पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं और कुर्ते पहनते हैं, जो लंबे कोट का ही बदला हुआ रूप है। मध्य एशियाई लोगों ने टोपी, हेलमेट और जूते भी लाए, जो योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाते थे। इन्हीं के बदौलत उन्होंने ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने विरोधियों का सफाया किया। बाद में जब यह सैन्य वेशभूषा और कौशल देश भर में फैला, तो यहाँ के राजाओं ने विजय पाने के लिए
इसका अच्छा इस्तेमाल किया। व्यापार और कृषि। केंद्रीय एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से सोने का एक बड़ा खजाना मिला। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के माध्यम से भी सोना मिला होगा। कुषाणों ने रेशम के उस मार्ग या सिल्क रूट को नियंत्रित कर लिया जो चीन से शुरू होकर उसके साम्राज्य मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान से ईरान तक जाता था। साथ ही यह पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे पश्चिमी एशिया तक जाता था। यह मार्ग कुषाणों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत था और उन्होंने व्यापारियों पर लगाए गए करों की सहायता से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। यह महत्वपूर्ण है कि कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने कृषि को भी बढ़ावा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर सिंचाई के प्रारंभिक पुरातात्विक निशान कुषाण काल में मिलते हैं। राजनीति। मध्य एशियाई विजेताओं ने कई छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। इससे एक सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज या राजाओं का राजा जैसी उपाधि धारण की, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे कई छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और उनसे वे कर वसूला करते थे। शकों और कुषाणों ने इस अवधारणा को मजबूत किया कि राजा ईश्वर का दूत होता है। अशोक ने खुद को देवप्रिय कहा, लेकिन कुषाण राजाओं ने खुद को ईश्वर का पुत्र या देवपुत्र कहा। कुषाणों ने यह खिताब चीनी लोगों से लिया जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में संभवतः ऐसा प्रयोग राजशाही को मान्यता और वैधता दिलाने के उद्देश्य से हुई होगी। ब्राह्मण विधि के निर्माता मनु ने लोगों को राजा का सम्मान करने को कहा, भले ही वह बच्चा ही क्यों न हो, क्योंकि वह इंसान के रूप में एक महान देवता ही होता है। कुषाण ने शकों द्वारा अपनाई गई क्षत्रशाही शासन को मजबूत किया। साम्राज्य कई शासकों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक के एक शासक बनाए गए। वंशानुगत आधार पर एक इलाके पर दो राजाओं के एक साथ शासन की अनोखी प्रथा भी शुरू हुई, जिसमें एक समय में एक साथ दो शासक राज करते थे, अर्थात पिता एवं पुत्र एक साथ मिलकर एक ही राज्य में शासन करने लगे। ऐसा लगता है कि इन शासकों ने केंद्रीयकरण को कम किया होगा। यूनानियों ने सैन्य शासन की भी शुरुआत की। इन शासकों को स्त्रतेजोस कहा जाता था। वे इसके लिए सेनानियों की नियुक्ति करते थे। जनता पर नए राजाओं का वर्चस्व बनाने और प्रभाव जमाने के लिए सैन्य शासकों को नियुक्त किया जाता था। भारतीय समाज में नए तत्व।
अंततः यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सबने भारत में अपनी पहचान खो दी। समय के साथ पूरी तरह से वे भारतीय हो गए। चूंकि इनमें से ज़्यादातर आक्रमणकारी थे, इसलिए वे भारतीय समाज में एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में उसी वर्ण में शामिल हो गए। ब्राह्मण समाज ने उनके इस शामिल होने को अलग ढंग से व्याख्यायित किया है। ब्राह्मण विधि निर्माता मनु ने कहा कि शक और पार्थियन क्षत्रिय थे जो अपने कर्तव्यों से भटक गए और उनका स्तर गिर गया। दूसरे शब्दों में उन्होंने द्वितीय स्तर का क्षत्रिय माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य किसी काल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय समाज में विदेशियों को समाहित नहीं किया गया जैसा कि उत्तरवर्ती मौर्य काल के बाद किया गया था। धार्मिक विकास। मध्य एशिया के कुछ शासकों और अन्य लोगों ने वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया, जिसका अर्थ है कि वे उस विष्णु के उपासक हो गए जो जगत का पालक है और सबकी रक्षा करता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्यकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया। कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर बौद्ध बन गए। बौद्ध गुरु नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता था, के साथ हुए उनके प्रश्न और उत्तर मौर्य काल के बाद के बौद्धिक इतिहास के लिए बेहतरीन स्रोत है। कुषाण शासकों ने शिव और बुद्ध दोनों की पूजा की और इन दोनों की छवियां कुषाण सिक्कों पर उकेरी गई। कई कुषाण शासक विष्णु के उपासक थे। कुषाण शासक वासुदेव के नाम से ही ऐसा विदित होता है, जो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात विष्णु के अवतार। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय। व्यापार और कारीगरी की गतिविधियों में आकस्मिक वृद्धि एवं मध्य एशिया से बड़ी संख्या में लोगों के आगमन के कारण उत्तर मौर्य काल में धर्मों में काफ़ी बदलाव हुए। इससे बौद्ध धर्म विशेष रूप से प्रभावित हुआ। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने नगर में बढ़ते व्यापारियों और कारीगरों से नकद धन वसूला। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा क्षेत्र में सिक्कों की बड़ी संख्या पाई गई है। इसके अलावा बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांसाहारी थे। इससे सादा जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों का जीवन रोज बरोज आरामदायक होता गया। वे सोने चांदी लेने लगे, मांसाहार शुरू कर दिया और भव्य वस्त्र पहनने लगे। धार्मिक अनुशासन इतना कमजोर हो गया कि कुछ लोग धार्मिक मार्ग अर्थात संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट गए। बौद्ध धर्म के इस नए रूप को महायान कहा गया, अर्थात महान वाहन। शुद्धाचार के रूप में बौद्ध धर्म और उससे जुड़े प्रतीकों की
पूजा की जाती थी। ईसा युग के शुरुआत से इन प्रतीकों की जगह बुद्ध की प्रतिमा ने ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को देखते हुए ब्राह्मणों के समुदाय ने भी मूर्ति पूजा के चलन को खूब बढ़ाया। महायान के उदय के बाद बौद्ध धर्म का पुराना प्रचलन हीनयान संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था निम्न वाहन। सौभाग्य से कनिष्क महायान संप्रदाय के सबसे बड़े संरक्षक बने। उन्होंने कश्मीर में एक परिषद बुलाई जिसके सदस्यों ने 3 लाख शब्दों के 3 पिटकों अर्थात बौद्ध साहित्य का संग्रह किया। कनिष्क ने लाल तांबे की पट्टियों पर संग्रह की टीकाओं को उत्कीर्ण करवाया और उन्हें पत्थर की संदूकों में संकलित किया और उसके ऊपर स्तूप बनवा दिया। यदि यह प्राचीन कहानी सच है तो तांबे के अभिलेख सहित इन स्तूपों की खोज बौद्ध ग्रंथों पर नई रोशनी डालेगी। कनिष्क ने बुद्ध के स्मारक के रूप में और भी कई स्तूप बनवाए। गांधार और मथुरा की कला शैली। बाहरी राजाओं ने भारतीय कला और साहित्य के प्रति उत्साह दिखाया और वे उसके संरक्षक बन गए। यह उत्साह वैसा ही था जैसा किसी नए धर्म अपनाने वाले का धर्म के प्रति होता है। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न देशों के प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों को एकत्रित किया। इससे मध्य एशियाई गांधार और मथुरा जैसे कई कला विधाओं की शुरुआत हुई। मध्य एशिया से प्राप्त मूर्ति शिल्प के टुकड़ों में बौद्ध धर्म से प्रभावित भारतीय और स्थानीय दोनों तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। भारतीय कारीगर खासकर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में मध्य एशियाई, यूनानी और रोमनों के साथ संपर्क में आए। इससे कला के एक नए रूप का जन्म हुआ जिसमें बुद्ध प्रतिमा यूनानी रोमन शैली में निर्मित की गई और बुद्ध प्रतिमा के बाल भी यूनानी रोमन शैली के बनाए गए। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी फैला, जो मुख्य रूप से स्थानीय कला का केंद्र था। मथुरा में खूबसूरत बुद्ध प्रतिमा बनाई गई, लेकिन यह कनिष्क की भी मूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसके नीचे कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है। यहाँ वर्धमान महावीर की भी कई पाषाण मूर्तियाँ बनाई गई। मथुरा बेशक कृष्ण के जन्म का स्थान और उनके प्रारंभिक जीवन स्थल के रूप में ख्यात है, किंतु यहाँ गुप्त काल की पूर्ववर्ती मूर्तियों और अभिलेखों में कृष्ण नहीं है। मथुरा की कला विधा का विकास ईसा युग के शुरुआत में हुआ और लाल बलुई पत्थर से बनी इसकी मूर्तियाँ मथुरा के बाहर भी पाई जाती है। भारत की कुषाण मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह इस समय मथुरा संग्रहालय में है। इसी दौरान विंध्य के दक्षिण में कई स्थानों पर खूबसूरत कलाएं निर्मित हुई। महाराष्ट्र में चट्टानों से अद्भुत बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के
नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बने। यहाँ बुद्ध से जुड़ी कथाओं को अनगिनत चट्टानों में चित्रित किया गया है। प्राचीन बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे पुराने पट्टचित्र बोध गया, सांची और भरहूत में पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से संबंधित हैं, जबकि मूर्तिकला का और विकास ईसा के युग की शुरुआती शताब्दी में हुआ। भाषा, साहित्य और शिक्षा। कुषाण इस तथ्य से वाकिफ थे कि लोग अलग अलग राज्यों में विभिन्न लिपियों एवं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सिक्के और अभिलेख यूनानी, ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में जारी किए। इसी तरह उन्होंने यूनानी, प्राकृत एवं संस्कृत प्रभावित प्राकृत भाषाओं का भी उपयोग किया। उनके शासन के अंतिम दौर में भी शुद्ध संस्कृत का ही चलन था, इसलिए शासकों ने आधिकारिक तौर पर 3 लिपियों और 4 भाषाओं को माना। कुषाण सिक्के और अभिलेख विभिन्न लिपियों और भाषाओं के सह अस्तित्व को दर्शाते हैं। कुषाण काल के लोगों की संवाद पद्धति भी उनकी शिक्षा का द्योतक है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य और सातवाहन ने बेशक प्राकृत को संरक्षण दिया, किंतु कुछ मध्य एशियाई राजाओं ने संस्कृत को संरक्षण और बढ़ावा दिया। काव्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण सन 150 ईस्वी के काठियावाड़ में रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया जाता है। उस समय से अभिलेखों को शुद्ध संस्कृत में लिखा जाने लगा था। यद्यपि प्राकृत में अभिलेखों की रचना 4वीं शताब्दी और उसके बाद तक भी जारी रही। प्रतीत होता है कि अश्वघोष जैसे महान लेखकों को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जो बुद्ध की जीवनी पर आधारित है, और सौंदरानंद नामक काव्य की भी रचना की, जो संस्कृत काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के विकास ने कई अवदानों या जीवन, इतिहास और शिक्षा की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। माना जाता है कि इनमें से बौद्ध प्रभावित संस्कृत में रचित अधिकांश ग्रंथों की रचना लोगों में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से हुई। महावस्तु और दिव्यावदान इस शैली की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। भारतीय रंगशाला पर भी यूनान का प्रभाव है। बनारस से 160 मील दक्षिण में स्थित रामगढ़ पहाड़ी में बहिरंग, अंतरंग 2 रंगशालाएं हैं। अभिनेत्रियों के लिए एक विश्राम गृह भी पाया गया है। रंगशाला की उत्पत्ति यूनानियों द्वारा मानी जाती है। कुछ विद्वान इस प्रकार के यूनानी प्रभाव पर संदेह भी करते हैं, लेकिन यूनानी प्रभाव से भारतीय रंगशाला में पर्दे का प्रचलन शुरू हुआ। चूँकि यह पर्दा यूनान से आया था, इसलिए इसे यवनिका कहा जाता था।
यवनी का शब्द यवन शब्द से निर्मित है और प्राचीन भारतीयों के लिए यह आयोनियन शब्द का संस्कृत रूप है। प्रारंभ में यवन शब्द यूनानियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इस शब्द का प्रयोग बाहर से आए सभी लोगों के लिए होने लगा। हालांकि रंगशाला के विकास में भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ईसा पूर्व 150 के आसपास पतंजलि बलि बंधन या कंस हत्या जैसे दृश्यों की प्रस्तुति का उल्लेख करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र पर विशिष्ट रचना है और भारत में पूर्ण विकसित नाटक के प्रवेश का सूचक भी है। वात्स्यायन का कामसूत्र धर्म से इतर किसी साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। 3री शताब्दी में रचित यह कामशास्त्र और रतिशास्त्र पर केंद्रित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह हमें विकसित हो रहे नगरों में रहने वाले पुरुष या नगर के नगरक के बारे में जानकारी देता है। विज्ञान और तकनीक। उत्तर मौर्य काल में यूनान के संपर्क से भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र भी विकसित हुआ। संस्कृत ग्रंथों में ग्रहों के संचार संबंधी कई यूनानी शब्द दिखाई देते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी विचारों से प्रभावित था। यूनानी शब्द होरोस्कोप से होर शास्त्र आया, जिसे संस्कृत में ज्योतिष कहते हैं। यूनानी सिक्के भली भांति निर्मित और मुद्रित होते थे। पंच चिन्हित सिक्कों की अपेक्षा ये काफ़ी बेहतर होते थे। यूनानी शब्द ड्रचमा ही ड्रामा के रूप में जाना गया। यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया और उनके सिक्कों पर कुछ भारतीय चीज़ों को भी दर्शाया गया। यूनानियों ने कुत्तों, मवेशियों, मसालों और हाथी दांत के टुकड़ों का बाहर निर्यात भी किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने भारत के शिल्प का ज्ञान हासिल किया या नहीं। हालांकि भारतीयों ने चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में यूनानियों से कुछ नहीं लिया। चरक और सुश्रुत ने इन तीनों विषयों पर काम किया। चरक संहिता में कई पौधों और जड़ी बूटियों के नाम शामिल है, जिनसे दवाइयाँ तैयार की जाती थी। पौधों को कूटने और मिलाने की प्रक्रिया के वर्णन से हमें प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के विकसित ज्ञान की अंतर्दृष्टि का पता चलता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यतः पौधों पर निर्भर थी, जिसके लिए संस्कृत का शब्द औषधि है। फलस्वरूप दवा बनाने के बाद इसे औषधि के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से भारतीयों को काफ़ी लाभ हुआ। कनिष्क को पतलून और लंबे जूते पहने हुए दिखाया जाता है। रकाब का आगमन भी कुषाण काल में ही हुआ। संभवतः इसी काल में चमड़े के जूते भी बनने शुरू हुए। भारत में कुषाण काल के तांबे के सिक्के रोमन सिक्कों की नकल लगते थे।
इसी तरह रोम के सोने के सिक्कों की तर्ज पर कुषाणों ने भी भारत में सोने के सिक्के बनाए। भारत और उनके समकालीन रोमन राजाओं के बीच दूतों के आदान प्रदान का भी पता चलता है। सन 2728 में रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में और सन 110 से 120 में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से दूत भेजा गया था। इस तरह प्राचीन भारत के साथ रोम के संपर्क से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए तरीकों की शुरुआत हुई। इस दौर में शीशा से काम करने के तरीकों पर भी बाहरी प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारत में शीशा बनाने के काम में जितनी प्रगति इस दौर में हुई, अन्य किसी काल में नहीं हुई। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव, इकाई 20, पार्ट 2। भारत का प्राचीन इतिहास। लेखक राम शरण शर्मा।